नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। न्यूज की पाठशाला में आज बात एग्जिट पोल की। क्या एग्जिट पोल ही एग्जैक्ट पोल साबित होंगे या फिर एग्जैक्ट पोल एग्जिट पोल से ज्यादा चौंकाने वाले होंगे? यूपी में योगी आदित्यनाथ को बम्पर बहुमत मिलेगा या फिर बहुमत के आसपास का आंकड़ा हो सकता है? पंजाब में आम आदमी पार्टी को क्या सत्ता मिलने वाली है या पंजाब की कहानी में काउंटिंग वाले दिन कोई ट्विस्ट आना बाकी है? अभी उत्तराखंड के एग्जिट पोल में कांटे की टक्कर है, लेकिन क्या बीजेपी फिर से एग्जिट पोल करने वालों को चौंकाएगी? गोवा में किसकी सरकार बनेगी? मणिपुर में एग्जिट पोल के नतीजे क्या कह रहे हैं? पाठशाला में आज एग्जिट पोल का चैप्टर खोल रहा हूं और आपको विस्तार से समझाऊंगा कि हर एग्जिट पोल क्या कहानी बयां कर रहा है। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ रहा है। हर्षवर्धन त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार, नीरज चौधरी, वरिष्ठ पत्रकार, अंबिका नंदन साय, वरिष्ठ पत्रकार, और दूसरे मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले एग्जिट पोल के नतीजे रखना चाहता हूं और बात उत्तर प्रदेश की करना चाहता हूं कि जरा उत्तर प्रदेश को लेकर क्या तस्वीर है आप देखिए। उत्तर प्रदेश को लेकर जो हमारा एग्जिट पोल है टाइम्स नाउ नवभारत और वीटो का, वो कह रहा है कि बीजेपी गठबंधन की सरकार बन रही है। 225 सीटें बीजेपी को आने जा रही हैं। समाजवादी पार्टी करीब करीब 75-74 सीट पीछे रह जाएगी और 151 पर आकर रुकेगी। पिछले बार से सीटें बढ़ेंगी लेकिन सरकार बना नहीं पाएंगे अखिलेश यादव। बीएसपी को 14 सीट, कांग्रेस को 9 और अन्य के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। यह टाइम्स नाउ नवभारत और वीटो का एग्जिट पोल कह रहा है। और इसका सीधा मतलब यह है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में इतिहास रचने जा रही है, क्योंकि बीते करीब 2-3 दशकों से उत्तर प्रदेश में सरकार रिपीट नहीं हुई है। यानी जिसकी सरकार हो वो दोबारा लगातार सत्ता में नहीं लौटा है। और अगर ऐसा हो जाता है तो योगी आदित्यनाथ इतिहास रच देंगे, रिकॉर्ड बना देंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। दूसरा रिकॉर्ड जो योगी आदित्यनाथ बनाएंगे अगर नतीजे 10 मार्च को यही रहते हैं तो, कि वो नोएडा आए। नोएडा से बड़ी तकलीफें थी तमाम नेताओं को, लेकिन इस तरीके के जितने सुपरस्टिशन थे वो सब तोड़ते चले गए योगी आदित्यनाथ। और उन्होंने कहा मैं ये सब नहीं मानता, काम अच्छा होगा तो यहां जाने और वहां जाने से हारने वाले नहीं हम। तो नतीजे कह रहे हैं कि बीजेपी योगी आदित्यनाथ को वहां भी इतिहास रचने का मौका मिल सकता है। और तीसरी बड़ी बात जो बीजेपी को पूछनी होगी, सोचनी होगी कि अगर आंकड़े 225 के होते हैं, इतिहास रचने के बावजूद उनको यह समझना होगा और अपने आप में पूछना होगा, एनालाइज करना होगा कि क्यों उनकी सीटें घट गई। अब बात करता हूं वोट प्रतिशत का। क्या सीटें बढ़ी हैं, घटी हैं? इसके अलावा वोट शेयर की क्या स्थिति है? बीजेपी गठबंधन को करीब करीब 39.5% वोट आ सकता है उत्तर प्रदेश के अंदर। अखिलेश यादव को 35%, यानी मात्र 4-4.5% वोट शेयर के फर्क से 74 सीट का फर्क आ रहा है। आप देखिए, बीएसपी को करीब 13-13.5% के आसपास वोट शेयर हो सकता है। कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर जो है प्रियंका वाड्रा की तमाम कोशिशों के बावजूद, सीटें भी सिंगल डिजिट में, वोट शेयर भी सिंगल डिजिट में रहेगा, करीब करीब 8%, और अन्य के खाते में करीब 4%। अब और बीजेपी का जो वोट शेयर है उसको अगर आप देखिए तो जो 2017 में बीजेपी का वोट शेयर था कमोबेश उतना ही है। तो बीजेपी को सीटों का नुकसान हो रहा है लेकिन उसका वोट शेयर इंटैक्ट है, ये एग्जिट पोल के मुताबिक। अब नतीजों में सीट बढ़ जाए तो अलग बात है, सीट घट जाए तो अलग बात है, लेकिन मैं एग्जिट पोल की हम बात कर रहे हैं कि एग्जिट पोल में यह निकल कर आ रहा है कि बीजेपी का वोट शेयर इंटैक्ट है, सीटें घट सकती हैं। 312 सीटें पिछली बार आई थी लगभग इतने ही वोट शेयर पर, और इस बार 225 हो जा रही हैं लगभग उतने ही वोट शेयर पर। तो यह कमाल की बात है। और अगर हो सकता है, जो मैं बार बार कहता रहा हूं कि हो सकता है बीजेपी को इससे ज्यादा सीटें भी आ जाएं तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि वोट प्रतिशत उतना ही है जितना 300 सीट वाला था। समझ रहे हैं आप? तो वोट शेयर को बड़ा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है इस बार चुनाव के लिहाज से।
अब आपको जरा पोल ऑफ पोल्स दिखाता हूं। ये हमारा एग्जिट पोल हो गया। दूसरे चैनल्स पर जो एग्जिट पोल आया उत्तर प्रदेश को लेकर वो क्या कह रहा है, अब आपके सामने वो भी रख देता हूं ताकि आपको पता चले। अच्छा, थोड़ी देर में अभी वो दिखा देता हूं। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो बड़े नाम हैं उनके नतीजे क्या होंगे उससे पहले आपको दिखाता हूं अलग अलग रीजन वाइज, एरिया वाइज किसको कितनी सीटें आ सकती हैं। एग्जिट पोल क्या कह रहा है, ये 225 का ब्रेकअप क्या है। सेंट्रल यूपी में बीजेपी को 20 से 21 सीट आ सकती है, समाजवादी पार्टी गठबंधन को 11 से 15, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 1 से 2, यानी 35 में से करीब करीब यहां पर आधी से ज्यादा सीटें बीजेपी के खाते में चली जाएंगी सेंट्रल यूपी में। यह बीजेपी का गढ़ रहा है, लेकिन यहां बीजेपी को सीटों का नुकसान हो सकता है। अगला रीजन दिखाइए जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। अवध की बात करें, बीजेपी को यहां पर 98 में से 61 से 64 सीटें आ सकती हैं, सपा को 30 से 34, बीएसपी 2 से 3, कांग्रेस 1, अन्य के खाते में शायद 1 सीट चली जाए। तो ये अवध की का जो एरिया है वहां बीजेपी ने जबरदस्त सीटें हासिल की हैं और इसीलिए वो बहुमत के आंकड़े को पार करती दिख रही है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी का सीधा मुकाबला यहां पर। अब बुंदेलखंड का एरिया आपको दिखाता हूं। बुंदेलखंड का इलाका कह रहा है कि बीजेपी को 11 से 12 सीटें, 19 में से सपा को 5 से 7, बीएसपी को 1 जा सकती है, कांग्रेस 1 से 2, अन्य के खाते में 1, यानी बुंदेलखंड में भी बीजेपी को ही बढ़त दिखती है और सबसे ज्यादा बढ़त दिखती है। अगला रीजन दिखाइए जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। रुहेलखंड का इलाका देखिए, 52 सीटें रुहेलखंड में हैं। ये मुस्लिम बहुल इलाका है और यहां पर भी 52 सीटों में से 30 से 33 सीटें जो हैं वो बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। सपा गठबंधन के खाते में 14 से 17, बीएसपी को 1 से 2, कांग्रेस को 2 और अन्य के खाते में कोई सीट नहीं जाएगी। यहां पर सीधे सीधे बीजेपी के तरफ पोलराइजेशन हुआ है अगर रुहेलखंड के नतीजे कमोबेश ऐसे ही रहते हैं। अगला रीजन देखिए। अच्छा, अगला रीजन दिखाऊं उससे पहले पोल ऑफ पोल्स उत्तर प्रदेश का क्या कह रहा है वो देखिए। हमने 225 सीटों का प्रिडिक्शन किया है बीजेपी के लिए एग्जिट पोल के मुताबिक। समाजवादी पार्टी को 151, बीएसपी को 14, कांग्रेस को 9, अन्य को 4। जन की बात, उसका प्रिडिक्शन है कि बीजेपी एग्जिट पोल में 241 सीट हासिल कर रही है। समाजवादी पार्टी उनके हिसाब से भी 150 पर है। बीएसपी की सीटें उन्होंने और घटाई हैं 6, कांग्रेस को मात्र 2 सीट और अन्य को 4। पी मार्क के हिसाब से देखिए तो बीजेपी 240 पर है, इन्होंने समाजवादी पार्टी की सीटें और घटाई हैं 140। इनके मुताबिक बीएसपी को 17 सीट आ सकती है, कांग्रेस को 4 और अन्य को 2। ईटीजी रिसर्च भी वही है 235 156। पोल स्ट्रैट को देखिएगा वो 218 पर है और समाजवादी पार्टी 153। एक्सिस माई इंडिया, इनका आंकड़ा चौंकाने वाला है। 307 सीट बीजेपी गठबंधन को, समाजवादी पार्टी गठबंधन इनके मुताबिक 100 का आंकड़ा भी नहीं छुएगी, 86, बीएसपी 5, कांग्रेस 2 और अन्य 3। और टुडेज चाणक्य भी कह रहा है कि बीजेपी 300 के करीब पहुंच सकती है, 294, 105 समाजवादी पार्टी, बीएसपी 2, कांग्रेस 1 और अन्य 1। यानी अगर इन सब का आप एवरेज निकालिए तो सारे एग्जिट पोल कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन रही है, नंबर 1। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत आ रहा है, नंबर 2। उत्तर प्रदेश में लड़ाई सपा और बीजेपी के बीच ही थी और कोई तीसरा था नहीं, नंबर 3। बीजेपी का जो एवरेज है वो 250 सीट हो सकता है, समाजवादी पार्टी 134 130 के आसपास रह सकती है, बीएसपी का सुपड़ा साफ है 10, कांग्रेस मैक्सिमम 4 वार पे जा सकती है और अन्य के खाते में 3। अब आप ये देखिए कि बीजेपी को 2 एग्जिट पोल करीब करीब 300 सीट दे रहे हैं। एक एक्सिस माई इंडिया 307 सीट कह रहा है और टुडेज चाणक्य 294 कह रहा है। लेकिन बाकियों को अगर आप देखिएगा तो मोटे तौर पर सारे लोग समाजवादी पार्टी को 150 सीट के आसपास रख रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अंबिका नंदन सहाय जुड़ गए हैं। अंबिका सर, शाम में आपसे बात हुई थी, आपने उम्मीद जताई थी कि समाजवादी पार्टी की सरकार बन सकती है। सारे एग्जिट पोल एक राय से यूपी में बीजेपी की सरकार बना रहे हैं और स्पष्ट बहुमत दे रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्यों?
देखिए, आपने शुरू में ओपनिंग रिमार्क में बहुत सुंदर बात कही कि हर नंबर कोई कहानी कह रहा है, एक स्पष्ट मैसेज दे रहा है। तो मैं मान के चल रहा हूं कि ये नंबर सही हैं और ये कहानी क्या कह रहे हैं मैं बतलाने का प्रयास करता हूं। पहला मैसेज ये है कि पूरे देश ने, खासकर इस प्रदेश ने, ये सोचा कि किसान बहुत नाराज हैं भारतीय जनता पार्टी से। अब आप देखिए, यहां वेस्टर्न यूपी के एग्जिट पोल और पंजाब को जोड़कर देखिए, किसानों का कहां प्रभाव हुआ। तो मैसेज क्या है? मैसेज साफ है कि नाराजगी थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जब तीनों काले कानून को वापस लिया तो जनता बाय एंड लार्ज सेटिस्फाइड हो गई। बल्कि उसने ये इंटरप्रेट किया कि इसके बावजूद अगर आंदोलन चलता है तो किसानों की ज्यादती है। मैसेज नंबर 1। मैसेज नंबर 2, जिसकी हम सब पत्रकार चर्चा करते रहे, कि यह नंबर बताता है कि समाजवादी की सीटों में करीब 100 सीटों का उछाल होगा और भारतीय जनता पार्टी की 100 सीट गिरेगी। ये भी कुछ कहानी कहता है। वो मैसेज क्या है? मैसेज है कि एंटी इनकम्बेंसी था, निश्चित रूप से था, लेकिन इतना नहीं था कि लोग चाहें कि ये सरकार बदल दी जाए। ठीक है, ठीक है। दो बड़े मैसेजेस आप कह रहे हैं। हमारे साथ शलभ मणि त्रिपाठी, बीजेपी के प्रवक्ता और कैंडिडेट थे देवरिया सीट से, वो भी जुड़ गए हैं। शलभ भाई, बहुत स्वागत आपका। रत्नाकर त्रिपाठी, कांग्रेस के नेता, जुड़ गए हैं। रत्नाकर जी, आपका स्वागत। राघवेंद्र दुबे, समाजवादी पार्टी के नेता, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र जी, आपका भी स्वागत। शलभ मणि जी, पहले तो सारे एग्जिट पोल बीजेपी की सरकार बनने की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर कह रहे हैं कि बीजेपी की सीटें वो घट जाएंगी और 220 240 के आसपास रहेंगी। सिर्फ 2 एग्जिट पोल हैं जो 300 के पास लेकर जा रहे हैं। आप इससे खुश है कि सरकार बनेगी या इससे दुखी है कि सीटें घटेंगी? सुशांत जी, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि बहुत सारे लोग कल तक ये कह रहे थे कि नहीं, बहुत कांटे की टक्कर है, बहुत लड़ाई है, बहुत सारी बातें कह रहे थे, लेकिन हम लोग जानते हैं इस बात को। हम लोग गांव तक गए, ग्राउंड जीरो तक गए, और मुझे तो बहुत खुशी हुई। मैं ये मानकर गया था कि 5 साल की सरकार के बाद जा रहे हैं, कोविड रहा है, बहुत सारे चैलेंजेस रहे हैं। हालांकि 5 साल में सिर्फ 3 साल काम करने का मौका मिला, लेकिन जब गांव में जाते थे तो माताएं बहनें, वहां के जो नौजवान थे, कहते थे कि नहीं, हम इस बार योगी जी को वोट देंगे, हम मोदी जी को वोट देंगे, कमल को वोट देंगे। कारण वो खुद बोलते थे, इतना ईमानदार मुख्यमंत्री हमने कभी नहीं देखा। वो खुद बोलते थे कि ऐसे मुख्यमंत्री थे कि खुद के पिताजी का निधन हुआ और उन्होंने प्रदेश को किसी के भरोसे नहीं छोड़ा, वो पिताजी के निधन तक में नहीं गए। लोग खुद बोलते थे कि ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने परिवार के लिए कुछ नहीं किया। यहाँ तो ऐसे मुख्यमंत्री थे जो परिवार के लिए लूटते थे, घर बनाते थे। तो मैं तो ये कहूंगा कि अंडर करंट चल रहा था, हम लोगों ने उसको महसूस किया, और हम लोग सबसे कह रहे थे कि माताएं बहनें, पहली बार सुशांत भाई, एज ए जर्नलिस्ट भी हम सबने बहुत चुनाव कवर किया है, एज ए पॉलिटिकल वर्कर भी बहुत चुनाव कवर किया है, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई कि माताएं बहनें खुलकर बोल रही थी कि नहीं, हम तो वोट भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, आप कह रहे हैं माताओं बहनों का, गरीबों का बहुत साथ मिला। राघवेंद्र दुबे, समाजवादी पार्टी के नेता, हमारे साथ हैं। राघवेंद्र जी, सारे एग्जिट पोल, एक भी ऐसा नहीं है जो कहे कि हाँ समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। हर बार कम से कम कोई एक तो ऐसा निकल आता है जो सबसे उल्टा चले, लेकिन इस बार एक भी ऐसा नहीं है। क्या ऐसा है जो एग्जिट पोल्स मिस कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी की सरकार बनती नहीं दिख रही है? देखिए, एग्जिट पोल है, सबको पता है एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है, वो तो 10 तारीख को ही आएगा। और पक्का मैं बता रहा हूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। एग्जिट पोल को भी देखो, बहुत सारे मामलों में आपने देखा है ज्यादातर एग्जिट पोल फेल हुए हैं। सर, कितनी सीटें आपके हिसाब से आ रही हैं? देखिए, हम 300 सीट के पास पहुंच रहे हैं। बिल्कुल। अब आप देखिए, बुरा मत मानिएगा, पर मैं कह रहा हूं कि आप झूठ कह रहे हैं, और मैं बताता हूं क्यों। मैं नहीं कह रहा आप झूठ कह रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं आप झूठ कह रहे हैं। बताता हूं क्यों। अखिलेश यादव ने अभी से आधे घंटे पहले ट्वीट किया है कि आखिरी और निर्णायक फेज में सबको वोट करने के लिए जो भी धन्यवाद वगैरह दिया, मतलब वो खुद मान रहे हैं कि लास्ट फेज निर्णायक था। आपको बहुमत भी आया होगा तो लास्ट फेज में आया होगा, और अगर उसकी 54 सीट भी जोड़ दें, सारी आपको चली जाए, एक भी इनको ना आए, तो भी आपको 300 सीट नहीं आ रही है।
मैंने ट्वीट पढ़ लिया, उसमें लिखा कि आखिरी फेज से पहले जो निर्णायक बहुमत की हमारी सरकार बन गई, आखिरी फेज में जिन्होंने नौजवानों ने जिन्होंने ध्यान दिया, जिन्होंने वोट दिया है, उनका धन्यवाद है कि लगातार देखिए बीजेपी की सरकार क्यों बनेगी। बीजेपी की सरकार जिस तरीके से 5 साल का कुशासन रहा, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि युवाओं को रोजगार नहीं मिला, इनके चाहे मुख्यमंत्री रहे हो, उन्होंने कहा कि 4 लाख, तो एक मंत्री 2 करोड़ बोल बताने लगे, एक 6 लाख बताने लगे। इनको एग्जैक्ट यही नहीं पता कि इन्होंने नौकरी दी कितनी। 17 बार जो भर्तियां निकली वो रद्द हो गए, पेपर लीक हो गए। आप अभी भी कॉन्फिडेंट है कि सपा सरकार बनाएगी। रत्नाकर त्रिपाठी जी, आपके हिसाब से ये एग्जिट पोल्स आपको ठीक लग रहे हैं, गलत लग रहे हैं? आप तो बड़े ईमानदार आदमी है, मुझे पता है, आप घुमा फिरा के तो बोल नहीं पाएंगे, तो सच सच बता दीजिएगा। नहीं, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि शैलोमणि त्रिपाठी प्रवक्ता ही नहीं है, वो इसका चुनाव भी लड़ रहा है जी। मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जीत के लिए शुभकामना देता हूँ। आई विश हिम गुड लक। मुझे विश्वास है वो तो धन्यवाद। ठीक है। अब रही बात, मैं आपका पोल देख रहा था, आपके पोल का डिफरेंस देखिए, जो मिनिमम नीचे जाता है, जो मैक्सिमम ऊपर आता है, वो 89 सीट का डिफरेंस है। 218 एक देता है, 307 एक देता है। 89 सीट का डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो भाजपा का जो 312 का आंकड़ा है, तो दैट इज नियरली 27 to 28%। और मैं तो ये तो नहीं, मुझे तो देखिए, मैं अगर बात पूछेंगे रत्नाकर जी, मैं ना एक काम करता हूं, आपका ऑडियो ठीक कराता हूं। आप जो कह रहे हैं मैं ठीक से सुन नहीं पा रहा हूं, तो वो ऑडियो ठीक करा लेते हैं। तब तक जो है हम जल्दी से जो बड़े चेहरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे थे उनको लेकर हमारा एग्जिट पोल क्या प्रिडिक्ट कर रहा है वो बता देता हूं। और योगी आदित्यनाथ, जिनके सामने चंद्रशेखर आजाद उतर गए थे गोरखपुर में, वो चुनाव जीत रहे हैं गोरखपुर शहरी सीट से, ये हमारा एग्जिट पोल दावा कर रहा है। और जीत भी बड़ी, 54 से 59% वोट शेयर जो है वो उनके खाते में जा सकता है, ये हमारा एग्जिट पोल दावा कर रहा है। तो योगी आदित्यनाथ सीट जीत रहे हैं। दूसरी बड़ी बात, फर्रुखाबाद में बीजेपी जीत रही है, मेजर सुनील दत्त द्विवेदी ये जीत सकते हैं। जीत का मार्जिन 34 से 38% जो है वो रह सकता है। अगली बड़ी सीट जिसका जिक्र करेंगे वो है इलाहाबाद पश्चिम। सिद्धार्थनाथ सिंह योगी सरकार में मंत्री, वो भी अपना चुनाव जीत जाएंगे, ऋचा शर्मा हार जाएंगी। बड़ी बात इस वक्त देखिए, फाजिल नगर से एग्जिट पोल कह रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य अपना चुनाव हार रहे हैं, सुरेंद्र कुमार कुशवाहा चुनाव जीत जाएंगे, ये एग्जिट पोल का प्रेडिक्शन है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जो आखिरी वक्त में बीजेपी छोड़कर सपा में गए, वो अपनी सीट नहीं बचा पाएंगे, फाजिल नगर से हारेंगे। जो अखिलेश को जिताने की बातें कर रहे थे वो खुद हारेंगे। करहल से अखिलेश यादव जीतेंगे, ये एग्जिट पोल दावा कर रहा है। और एसपी बघेल हार जाएंगे। हालांकि कुछ लोग कह रहे थे इनकी सीट भी फंसी हुई है अखिलेश यादव की, लेकिन हमारा एग्जिट पोल दावा कर रहा है कि अखिलेश यादव जीतेंगे और बड़े अंतर से जीतेंगे। हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी भी जुड़ गए हैं। हर्षवर्धन जी, जो एक तो यूपी के नतीजे दिखा रहे हैं उससे आप सहमत हैं एग्जिट पोल्स के, और दूसरा कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी अपनी सीट हार रहे हैं यहाँ। तो देखिए सुशांत जी, सबसे पहले तो ये कि मैं कहूँगा कि एग्जिट पोल्स जो टाइम्स नाउ पर है और जो वैसे भी एग्जिट पोल्स की दिशा है वो मोटा मोटा मुझे लगता है कि बहुत विश्वसनीय दिख रही है। और निश्चित तौर पर हम सब ये कहेंगे कि एग्जिट पोल है, 10 तारीख को नतीजे आएंगे, लेकिन जो जमीन पर दिख रहा था, जिन मुद्दों पर चुनाव हो रहा था, जिस तरह की लहर दिख रही थी, जिस तरह की स्थिति दिख रही थी, वो दिख रहा था कि नतीजे कुछ ऐसे आएंगे, ऐसे आ सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में देखिए, अगर आप इसको एक कहें कि इंडिकेटर के तौर पर देखें, कोई भी मजबूत नेता अपनी सीट छोड़कर नहीं जाता है। जहूराबाद से ओम प्रकाश राजभर ने अपनी सीट नहीं छोड़ी, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान को अपनी सीट फाजिल नगर और मधुबन छोड़कर क्यों जाना पड़ा? इसका मतलब यह है कि उनके लिए कहीं कोई बड़ी मुश्किल थी, उनके लिए कोई बड़ा संकट था। और योगी आदित्यनाथ के होने से गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, ये जो पूरे क्षेत्र हैं, इन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। और मैं कहता हूं कि आप सब छोड़िए ना, टीवी की बहस में लोग भूल गए क्या दिमागी बुखार की बीमारी की बात करते थे। अब देखिए कोई नेता बात ही नहीं करता है, वरना लोग रोने लगते थे, कह रहे ये भावुक हो जाते थे। योगी आदित्यनाथ ने अगर उसको ठीक किया, इतने महत्वपूर्ण मुद्दों पर लोग बात नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि एग्जिट पोल्स उन सबको इंडिकेट कर रहा है और बहुत क्लियरली इंडिकेट कर रहा है। लेकिन इसमें एक प्रश्न ये भी है हर्षवर्धन जी कि एक तरफ जैसे हमारा एग्जिट पोल 225 सीट दे रहा है,
ज्यादातर 225 240 तक दे रहे हैं बीजेपी को और 150 पर समाजवादी पार्टी, सिम टीवी है, सब में। लेकिन दो एग्जिट पोल ऐसे हैं जो बीजेपी को 290 से 300 के पार भी ले जा रहे हैं। क्या वो भी संभावना हो सकती है, और ये क्यों, किस परिस्थिति में होगा कि बाकी एग्जिट पोल 220 240 पर हैं और कुछ जो है वो 300 के पार चले जाएं? देखिए, एक जब शुरुआती जिस दिन हम लोग बात कर रहे थे और टाइम्स ऑफ नव भारत पे ही मैं बात कर रहा था, तो मैंने एक चीज कही थी जब आप और नविका थे, और ये आ रहा था ओपिनियन पोल की मैं बात कर रहा हूं, एग्जिट पोल की बात नहीं कर रहा हूं, जो मंडे ट्रैकर आप लेके आते थे। तो आप लोगों ने बताया कि जो अलग अलग सेगमेंट हैं, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, रुहेलखंड, बुंदेलखंड, पूरब, अवध, उन जगहों पर जो मत प्रतिशत का अंतर है वो 5 से 10% था। मुझे याद है कि 5 से 10% आपके सर्वे में था, ओपिनियन पोल में था। और मैंने उस वक्त ये कहा था कि अगर ये सच है, अगर भारतीय जनता पार्टी गठजोड़ और समाजवादी पार्टी गठजोड़ के बीच 5 से 10% का अंतर है तो क्लीन स्वीप है, क्योंकि आप आमने सामने की लड़ाई भी बता रहे हैं, फिर आप ये भी कह रहे हैं कि क्लोज कॉन्टेस्ट है। दोनों नहीं हो सकता, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है, दोनों विरोधाभासी है। अगर हमारी आपकी ही लड़ाई, हम दो ही लोग हैं, तो 10 में से 51 यानी 5.1 जहां गया वहां हो गया, 4.9 वाला तो बहुत पीछे चला जाएगा। इस आधार पर मुझे लगता है कि नतीजे किसी भी तरफ जा सकते हैं नंबर के, लेकिन दिशा सबकी ठीक दिख रही है। अंबिकानंदन साय जी, ये बताइए कि बीजेपी का वोट शेयर इंटैक्ट है यूपी में, वही 40% के आसपास है, तो फिर सीटें कैसे 100 के करीब घट जाएंगी अगर हम एग्जिट पोल्स के हिसाब से चलें? देखिए सुशांत भाई, मैं सेफोलॉजिस्ट नहीं हूं, मैं तो ओल्ड स्कूल स्टाइल ऑफ जर्नलिज्म फॉलो करता हूं और फील्ड में संकेतों को पकड़ने का प्रयास करता हूं। बहुधा सही भी होता हूं, कुछ वक्त गलत भी होता हूं, मैं इस बात को मानता हूं। लेकिन जहां तक वोटिंग परसेंटेज की आप बात कर रहे हैं, वो भी एक स्पष्ट संदेश दे रहा है कि यदि ये फिगर सही है कि बीजेपी का वोट बैंक वही है, लेकिन समाजवादी पार्टी के वोट में करीब 10% का उछाल आया है, तो वो आया कहां से? आपके आंकड़ों से स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वो मायावती जी के वोट बैंक से मेजरली कट कर आया, कहीं से आया है। तो क्या मायावती जी इतनी कमजोर हो गई हैं और इतने प्रतिशत उसके वोट बैंक खिसक गए हैं और समाजवादी पार्टी के साथ चिपक गए हैं? ठीक है, इसमें शरद भाई आपके पास आ रहा हूं। हर्षवर्धन जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, फिर बाकी मेहमानों के पास भी आ रहा हूं। आप जो कह रहे हैं वो जोड़िए, लेकिन इसका मतलब क्या है हर्षवर्धन जी, अगर बीएसपी का वोट शेयर शिफ्ट होता है समाजवादी पार्टी में, तो इसका मतलब अखिलेश यादव का जो प्रयोग था कि हम गैर यादव और गैर जाटव को अपनी तरफ लेकर आए, वो थोड़ा बहुत तो कामयाब हुआ है, क्योंकि बीएसपी का वोटर उधर जा रहा है। फिर नहीं, इसको बहुत साफ साफ समझना चाहिए। और अंबिकानंद जी जो कह रहे हैं वो बहुत गंभीर बात कह रहे हैं। बसपा का वोटर कौन है? बसपा का वोटर बहुत क्लियर कट था, 100 में से 25-30 मुसलमान था और 55-65 जाता था समाजवादी पार्टी के पास, ये रेगुलर था। और मुलायम सिंह यादव सब जब मौलाना की उपाधि ले गए थे तब 55-60 गया था। उसके अलावा कुछ कांग्रेस को जाता था, कुछ दूसरे लोग जाते थे। तो ये वाला हिस्सा तो जाएगा समाजवादी पार्टी के पास, उसका वोट बढ़ रहा है। लेकिन दूसरा एक हिस्सा था जो दलित के तौर पर बड़ा चंक था और सीधे सीधे 20% वो भी था। तो अगर आप ध्यान दें तो 20+ ये दलित जाता था, 18-19% मुसलमान जाता था। तो बहुत क्लियर डिवीजन है कि किस तरफ कौन जा रहा है। और दूसरी जो बड़ी चीज है कि अगर हम साइलेंटली देखें कि कहां कहां से किसको खींचने की कौन कोशिश कर रहा है, तो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की स्कीम्स कौन सी है, वो किसको सीधे कैच कर रहे हैं? वो पूरी तरह से बहुजन समाज पार्टी का, मायावती का मतदाता है। और जो समाजवादी पार्टी को एक और लाभ हुआ है तो वो लाभ होगा अंबेडकर नगर जैसी जगह पे होगा, जहां पे बसपा के लोग चले जाते हैं, उनके बड़े अच्छे अच्छे मंत्री, ये स्वामी प्रसाद मौर्य, उनकी बात हुई, लालजी वर्मा की बात नहीं हुई, राजभर की बात नहीं हुई, ये लोग गए बसपा छोड़ छोड़ के सपा में चले गए। तो ऐसी सीटों पर समाजवादी पार्टी को लाभ होता हुआ दिखेगा और बहुजन समाज पार्टी को बड़ी मुश्किल होगी। शलभ मणि जी, आप लोगों का अपना इंटरनल असेसमेंट क्या है? कितनी सीटें आप लोगों को लग रही हैं? अब तो बता सकते हैं, अब तो छुपाने जैसा कुछ नहीं है। नहीं सुशांत जी, देखिए मैं कह रहा हूं ना कि हम लोग तो गांव में गए, गांव में जिस तरह से लोग इस बात को महसूस कर रहे थे कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में कानून व्यवस्था दुरुस्त हुई है, बेहतर हुई है। मैं आप ही से पूछता हूं कि जिस उत्तर प्रदेश में आप देखते थे कि बड़े बड़े माफिया डॉन सरकारें बनवाते थे, अखिलेश यादव के बगल में खड़े होते थे मुख्तार अंसारी, सिबतुल्ला अंसारी, उनका बेटे का आपने वीडियो देखा, उस उत्तर प्रदेश में क्या कभी किसी ने कल्पना की थी कि माफिया डॉन के घरों पर बुलडोजर चलेगा?
पब्लिक को ये समझ में आया कि नहीं, यहाँ पर एक ऐसे कर्मयोगी हैं कि जिनकी बहन आज भी फूल बेचती हैं, आज भी गरीब हैं, उनके परिवार के बारे में लोग जानते हैं कि आज भी उनके पास बहुत कम पैसे हैं और मुख्यमंत्री यहाँ कर्मयोगी की तरह काम कर रहे हैं। लोगों ने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने कैसे गरीबों तक योजनाएं पहुंचाई, लोगों ने फर्क महसूस किया। नहीं तो राजनीति तो इस बात का केंद्र बन चुकी थी कि लोग आते हैं, अपने परिवार का पेट पालते हैं। और लखनऊ में तो एक पूरी समाजवादी पार्टी लेन खड़ी हो गई थी कि मुलायम सिंह यादव के पास भी पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर अपना मकान, अखिलेश यादव के पास भी पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर अपना मकान, लाइन से शिवपाल सिंह यादव के मकान और भी लोगों के मकान। और उस कड़ी में योगी आदित्यनाथ ने आगे आकर ये कहा कि नहीं, किसी के पास कोई मकान नहीं होगा, पब्लिक की प्रॉपर्टी, पब्लिक के पैसे से कोई मकान नहीं होगा, न मेरे पास होगा न किसी के पास होगा। तो लोगों ने राजनीति का एक नया चेहरा देखा, एक कर्मयोगी तो देखा। इस नए चेहरे को कितनी सीटें आ रही हैं सर? मैं कहता हूँ प्रचंड बहुमत आ रहा है सुशांत जी। सीटें मुझसे मत पूछिए, मैं सीटें तो आप बताने का काम है, लेकिन मुझे पता है प्रचंड बहुमत आ रहा है। और अंडर करंट था, मीडिया का बहुत बड़ा समूह और एग्जिट पोल करने वाले लोग बहुत बड़ी संख्या में इसको नहीं पकड़ पाए, लेकिन अंडर करंट था, अंडर करंट था। बोल रही। राघवेंद्र जी ये बताइए, ऐसा अंडर करंट की स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी सीट हार जाए, ये भी एग्जिट पोल कह रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये एग्जिट पोल है, एग्जिट नहीं है। और तलमड़ी त्रिपाठी जी को भी 10 तारीख को पता लगेगा कि अंडर करंट कौन सा था। अभी जो आप जिसको देख करके, जो आभासी आंकड़ों को देख करके जो टिप्पणी कर रहे हैं, जब असली आंकड़े आएंगे तो आपको लगेगा, क्योंकि मुद्दा बहुत सारा था। जब युवा रोजगार मांग रहे थे, उनको हॉस्टल में घुस करके इसी सरकार ने लाठियों से और डंडों से पीटा। और आपने कल देखा होगा कैसे वीडियो वायरल हो रहा था कि सारे युवा ट्रेन पर जिस तरीके से चढ़ रहे थे और जिस तरीके से सरकार के खिलाफ जो उनका आक्रोश दिख रहा था, तो वो आपने देखा होगा। जिस तरीके से पूर्वांचल से सहित पूरे उत्तर प्रदेश में जो छोटा पशुओं का आतंक रहा, किसानों को आपने 5 किलो 10 किलो अनाज दिया और ठीक है, आप उम्मीद लगा रहे हैं कि ये अभी जो मुद्दे वीडियोस हैं ये नतीजे 10 मार्च को बदल देंगे या बदले हुए हैं? एग्जिट पोल्स जो है वो पकड़ नहीं पा रहे। सुशांत भाई, एक छोटी सी बात मैं जोड़ दूं, क्योंकि संयोगवश हो जो जिसका जिक्र हो रहा है, प्रयाग स्टेशन है इलाहाबाद में, प्रयागराज में, तो वहाँ का जिक्र हो रहा है कि ट्रेन में लाइन लगी है। वही है कि जानना समझना थोड़ा जरूरी होता है। हम तो उसी शहर के हैं। वो इलाहाबाद जौनपुर पैसेंजर चलती थी ना, तो कब पहुंचेगी, कितने समय में पहुंचेगी, इसकी कल्पना नहीं हुआ करती थी। मतलब कोई बता दे कि ट्रेन की टाइमिंग क्या है तो समझिए कि वो तो बहुत बड़ा ज्ञानी है। और ये उस रूट पर इसलिए था क्योंकि आपके ज्यादातर रूट्स बने नहीं थे। और आप जानते हैं कि पूर्वांचल के ट्रैक डबल तक नहीं हुए थे। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको जनता समझ लेती है। और अब वही स्थिति है कि हमारे घर के बगल में दारागंज में जो प्रयाग घाट है, वहां 12 जोड़ी ट्रेनें आती हैं, 24 ट्रेनें आती हैं। तो कल्पना नहीं कर सकते हैं लोग कि किस तरह का बदलाव हुआ है। लेकिन जो वहीं का है, जिसको रोज वो बदलाव देखने को मिल रहा है, वो तो समझेगा ना भैया कि क्या हुआ है। जो कॉम्बीफ्लेम वाली सड़क थी, जहां जाते दर्द होने लगता था तो कॉम्बीफ्लेम खा के आदमी जाता था, जो पढ़ने इलाहाबाद आता था। अब वो सड़कें हैं कि आप सरसराते निकल जाते हैं, पता नहीं लगता कि झूंसी से कब निकले हो, हंडिया सैदाबाद होते हो, भदोही होते हो, पहुंच गए बनारस। किसको नहीं पता है? ये भी कोई बताना पड़ेगा क्या? इसके लिए कोई अलग से कोई ज्ञानी होने की जरूरत नहीं है। आप उस जगह रहते हैं तो सब आपको पता चलता है। रत्नाकर जी, अब मुझे उम्मीद है आपकी आवाज ठीक हो गई होगी। अब आप अपनी बात कहिए। हर्षवर्धन जी को बनारस की एमआरआई और सीटी स्कैन वाली भी सड़क देखनी चाहिए। और अगर वो मुतमईन ना हो तो एक आरटीआई डाल दें काशी हिंदू विश्वविद्यालय ट्रॉमा सेंटर और एसएसएल हॉस्पिटल में, और कंपैरेटिव एनालिसिस खोज लें कि कितने पेशेंट ऐसे हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी खराब हो चुकी है, स्पॉन्डिलाइटिस हो चुका है, सूजन शोल्डर, और दर्द तो सबको है। कॉम्बीफ्लेम वाली सड़क से वो एमआरआई मैंने आपको पहले भी बोला कि आपके जो आप दिखा रहे हैं पोल ऑफ पोल्स कुछ नहीं होता। आप मीन निकाल के दिखा रहे हैं। आप जो दिखा रहे हैं वो 218 लोएस्ट है, 360 हाईएस्ट है। 89 सीटों का डिफरेंस है। 89 सीटों का डिफरेंस अगर 312 सीट जो बीजेपी ने जीती थी 2017 में, उससे जाइएगा तो तकरीबन 28% सीटों का वेरिएशन है। तो इस पोल्स को, ये जो आपका एडिट पोल है, उसको मैं कुछ मतलब बहुत महत्व नहीं देता हूँ। आपने 225 लाया है, मैं बहुत कमेंट उस पर नहीं करूंगा। तो बस ये बोलूंगा 10 तारीख आने दीजिए, फाइनल हो जाए। अच्छा, आपका अपना एग्जिट पोल क्या कह रहा है? सुशांत जी बात सुन लीजिए। आप अपने एक सर्वेयर को आज भेज दीजिए। चुनाव पूरा हो गया है ना। शहर दक्षिणी विधानसभा वाराणसी, कैंट, उत्तरी, सेवापुरी, रोहनिया, पिंडरा, इनका मैं नाम ले रहा हूं।
और जहाँ देख लीजिए कैसे ये सीटें जाती हैं। आप इस बात को समझिए। मैं आपको एक छोटा उदाहरण दे रहा हूं, अपने दल के नेता का नहीं दे रहा हूं क्योंकि फिर आप मजाक उड़ाने लगेंगे। शरद पवार बारामती में सिर्फ एक मीटिंग करते थे, चाहे विधानसभा का हो चाहे संसद का हो, एक दिन पहले धन्यवाद बोलते थे। पिछले 15 दिन से अमित शाह जी, प्रधानमंत्री के शर्मा जी, अनुराग ठाकुर, जेपी नड्डा, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और 8 दिन रुके 7 दिन 2-2 करके आपके नरेंद्र मोदी छोटा रोड शो किया दक्षिणी में, इसलिए कि दक्षिणी की सीट तो ऐसे लग रहा था जैसे फिसल के सीधा गंगा में चली जाए। सुशांत जी जवाब देना चाहूंगा। आप इस बात के लिए मुतमईन रहिए कि जो आप कह रहे हैं ना, मैं इस पर बहुत बहस नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से जैसे उन्होंने बोला ना राघवेंद्र जी ने, ये एग्जिट पोल नहीं है, एग्जिट पोल है। सर मैं तो कह रहा हूं, शलभ मणि जवाब देना चाह रहे हैं, उससे पहले आप अपना एग्जिट पोल तो बताइए सर। आपके हिसाब से कितनी सीट आ रही है? बराबर रहे जी। आपका एग्जिट पोल क्या है? आपके हिसाब से किसको कितनी सीट आ रही है? भाई मैं आपको इतना कह सकता हूं कि प्रदेश के अंदर कांग्रेस और सपा को मिलकर सरकार बनेगी। मिलकर? ये जानिए। आप लोग मिल भी गए? ये कब हुआ? अरे अभी आखिरी वोट पड़े हुए 3 घंटा नहीं गुजरा, आप लोग मिल गए? अरे सर आपने इतना स्टैटिस्टिक निकाल दिया। मैं बता रहा हूँ। अरे एक मिनट रुकिए, ये तो बहुत कमाल की बात बोल दी। राघवेंद्र जी, आप लोग मिलकर सरकार बना रहे हैं क्या? देखिए, आपको पता है कि सपा जो गठबंधन है पूरा 300 सीट पूरी जीतने जा रही है, और पूरा बता रहा हूँ, आज से ही बता रहा हूँ कि जो एग्जिट पोल है उस दिन धराशायी हो जाएगा। ये आपको लेने ये साइकिल पे बैठा नहीं रहे हैं, समान विचार और आपने रस्सी लगा रखी है। बिल्कुल स्वागत है, सबका स्वागत है। कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत है। शलभ मणि जी जवाब दीजिए, वाराणसी का जो वो कह रहे थे कि वाराणसी में आप लोग फंसे हुए, मामला फंसा हुआ है, सही यूपी में फंसा हुआ है कह रहे हो? नहीं देखिए सुशांत जी, आपने कहा कि मिल गए, ये घबराहट, ये बौखलाहट क्या दिखा रही है कि चुनाव के पहले भी मिले हुए थे और अब तो आपके टीवी चैनल पे कह रहे हैं कि मिलकर हम लड़ने जा रहे हैं, मिलकर हम सरकार बनाने जा रहे हैं। ये बहुत स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री जी जैसा व्यक्तित्व तो हमारे पास है। आखिर क्या कारण है कांग्रेस पार्टी को तकलीफ होती है? भाई आप नहीं बोलने दीजिए सुशांत जी, ऐसे बातचीत नहीं हो पाएगी। प्रधानमंत्री जी ऐसा व्यक्तित्व अगर हमारे पास है, वो जब काशी में उतरते हैं, काशी के सांसद होते हैं, वो साधारण कार्यकर्ता की तरह वो जाके प्रचार करते हैं। अब आपके पास राहुल गांधी के पास लोग देखने नहीं आते, प्रियंका वाड्रा जी को लोग सुनने नहीं आते, तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी को लोग देखने आते हैं, लोग सुनने आते हैं, उनके रोड शो में लोग हिस्सा लेते हैं, उन पर फूल बरसाते हैं, वो बतौर सांसद वहां पर जाते हैं, अपनी दायित्व का निर्वहन करते हैं, लोग उनसे जुड़ते हैं। तो इसमें हमारा दोष नहीं है, इसमें आपका दोष है कि आपके पास राहुल गांधी जब निकलते हैं तो उनके पास 4 लोग नहीं होते, प्रियंका वाड्रा जी निकलती तो 4 लोग नहीं होते। और हम तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरे मनोयोग से चुनाव लड़ता है, और चुनाव के परिणाम देखिए सामने आने लगे हैं। आप बहुत 10 तारीख की प्रतीक्षा कर रहे हैं, कर लीजिए। हम तो कहेंगे कि जो एग्जिट पोल ठीक है। मुझे ये बताइए हर्षवर्धन जी, पिछले बार बीजेपी को ये वाराणसी में कितनी सीट थी? देखिए, पिछली बार वाराणसी की पूरी सीटें जीत ली थी इन्होंने। हाँ। अपना दल और सुभाषपा के साथ गठजोड़ था। ठीक है। और जो स्थितियां हैं उसमें ये ठीक कह रहे हैं, जो रत्नाकर जी ने कहा वो बिल्कुल ठीक कहा। हालांकि वो कांग्रेस की स्थिति नहीं बताएंगे, वो कह दिया उन्होंने कि सपा के साथ चले जाएंगे। लेकिन बनारस में जिस तरह से नरेंद्र मोदी देखते हैं, और मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, ये बात रत्नाकर जी को कहनी नहीं चाहिए थी कि शरद पवार बारामती में एक बार जाते हैं। बलिया बगल में है ना, चंद्रशेखर जी बड़े महान नेता हुए, देश के प्रधानमंत्री हो गए थे, युवा तुर्क कहा जाता था। बलिया का काम लेके कोई जाता तो कहते थे मैं जिले का नेता हूं क्या? ये क्या मतलब हुआ, छोटा सा काम लेके तुम मेरे पास चले आ? वहीं उनके बगल में उनसे बहुत छोटे नेता थे, हालांकि वो भी अपने बड़े नेता थे, कल्पनाथ राय। मऊ जैसी छोटी जगह को क्या शानदार बना दिया, तब फ्लाईओवर बना दिया था जब प्रदेश के दूसरे हिस्सों में नहीं हो। मेरा ये मानना है, सांसद के तौर पर, विधायक के तौर पर, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, आप सबके बाद जनप्रतिनिधि हैं। ये वाला रुआब कहां से आ गया कि हम एक बार जाते हैं और जीत जाते हैं? यही रुआब तो था ना। अमेठी रायबरेली में क्या हुआ? वहां की सड़कें नहीं बनी, वहां की इंडस्ट्री ठीक नहीं हुई। पूरा का पूरा जो संजय गांधी के समय में जगदीशपुर इंडस्ट्रियल एरिया शुरू हुआ, जो राजीव गांधी के समय में आगे बढ़ा, वो क्या हुआ? राहुल गांधी तक आते आते खत्म हो गया। वहां जो एक ढंग का होटल नहीं बन पाया। आप चले जाइए, सारस वाला गेस्ट हाउस हटा दीजिए, नरेश का समोसा न खाइए तो रायबरेली में कुछ नहीं है। फिरोज गांधी के नाम पे एक इंस्टीट्यूट छोड़ के कुछ नहीं है। और आप कहेंगे कि नहीं नहीं ये बड़ी अच्छी चीज है कि नेता के तौर पर वो ऐसे ही जीत जाता है। अरे क्यों ऐसे जीतता है भाई? सड़क बनाया, बिजली दी, खंबा ठीक किया, नाली की सफाई की, क्या कराया?
उसके बाद जीतना चाहिए, वो चाहे प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र हो या सामान्य नहीं, संसदीय मैं क्षेत्र। पिछली बार की बात मैं इसलिए भी कर रहा था कि अगर आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी हर बार सीटें आई नहीं आई, ये नहीं था कि पिछले बार वो रोड शो नहीं कर रहे थे, पिछले बार भी रोड शो कर रहे थे। नहीं, और मैं तो ये भी कहता हूं ना कि ये साहस होना चाहिए। रोड शो तो सब करते हैं, कोई भी कर सकता है, उनकी पब्लिक, उनके कार्यकर्ता आएंगे, लेकिन आपको ये डर नहीं लगा ना कि हम बनारस में जाएंगे, हम कहे थे कि भाई हम तार हटा देंगे, आपको लटकते हुए नहीं मिलेंगे, 2 लड़कों की तरफ फंस गए होते तो ये साहस का काम था। आप जब वो काम करके जाएंगे तब आप ठीक वो है, रोड शो कर रत्नाकर जी सकते आप हैं। कुछ जवाब देना चाह रहे हैं? हाँ, वो वही मैं बोला ना कि जब लोग भाजपा का पक्ष लेते हैं तो अहंकार आ जाता है। तो अब नहीं, विश्वास था शरद पवार को। चंद्रशेखर जी, आपका कहना था कि उन्होंने काम नहीं किया, एक बार को छोड़ के वो बलिया से कभी हारे नहीं। और नरेंद्र मोदी ने इस बार इतना रगड़ा है इस बनारस को जितना पिछली बार नहीं रगड़ा है। लगातार कार्यकर्ता सम्मेलन, रैली और सर नहीं, मैं एक मिनट रत्नाकर जी, दूसरी चीज पूछता हूं। राहुल गांधी ने यूपी में कितना रगड़ा, बताइए जरा। आप लोग नरेंद्र मोदी ने रगड़ा नहीं रगड़ा, अरे उनकी तो सीटें आ रही हैं, आप तो डबल डिजिट में नहीं जा रहे। राहुल गांधी ने कितना रगड़ा? उनकी सीटें ला रहे हैं, उनकी सीटें आ नहीं रही हैं, आप उनकी सीटें ला रहे हैं। अरे भाई हम मान, ठीक, हम ही ले आए, आपकी तो ना हम ला सकते हैं ना आप खुद ला सकते हैं, आपकी तो ये हालत है, तो रगड़िए ना भाई, रगड़ते क्यों नहीं है? और नहीं रगड़ते तो हटाइए। हालत मैंने आपको पहले बोला सुशांत जी कि हम जिस जगह पे खड़े हैं उस जगह पे नहीं करेंगे, हम लूज नहीं करेंगे। और आपके आंकड़े जिस तरह से आप बता रहे हैं, अभी अमित बोल रहे थे 40% बात सुन लीजिए, ऊपर आप शेयर दे रहे थे। पिछली बार 34.47% पर बीजेपी ने 312 सीट पाई थी। आप इस बार कितना अपने वोट पे, अपने पोल में सर्वे में दे रहे हैं सरकार 225 पे उनको? बीजेपी लड़ी 3 जीत रही है जितनी पिछली बार लड़ी थी, आप मुझे बता दीजिए। तो आप जो है वोट शेयर ठीक मानते हैं? वोट शेयर हमने ठीक दिया है, सीट हमने गड़बड़ दे दी। सुशांत जी मुझे आप अपनी सहूलियत से नहीं चुन सकते ना सर? मैं सहूलियत नहीं कह रहा हूँ, हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि वोट शेयर ही में ट्रांसलेट होता है। हाँ, मैं तो नहीं करता हूँ ना, जो वोट शेयर आप देंगे दैट विल बी ट्रांसलेटेड इन सीट। उनका जो फाइनल रिजल्ट निकलेगा, इस बार आपने कितना % देना है आप अपने पोल में बीजेपी को? मुझे इस पर जरा गहन वर्जन करिए। वोट शेयर पूछ रहे हैं आप, सीट पूछ रहे हैं? जी जी जी, वोट शेयर पूछ रहा हूं। वोट शेयर 39% के आसपास है। 39% वोट शेयर पे सरकार उसी नंबर ऑफ सीट्स में जितने में पिछली बार बीजेपी लड़ी थी, आप 39 पे उसको 225 दे रहे हैं, मैं नहीं दे रहा। और 34.47 पर वो 312 पाती है। हाँ, तो इसमें सुनिए, इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। अगर 2 पार्टी के बीच मुकाबला हो जाए और 2 में ही सीधा मुकाबला और बाकियों में ज्यादा न बटे, तो ये बहुत संभव है कि भाई आपके वोट शेयर इंटैक्ट रह जाए लेकिन आपकी सीटें घट जाए। ये कोई बहुत ऐसी बात नहीं हो गई जिससे आपने निकाल लिया कि एग्जिट पोल गड़बड़ हो गया। अरे सुशांत जी, बात तो सुन लीजिए। मैंने नहीं बोला, हर्षवर्धन जी ने बोला 2 लड़कों वाली बात, मैंने नहीं बोला। पिछली बार 21.37 के साथ ठीक है, 47 सीटें सपा पाई थी, 10.25 के साथ 7 सीटें हम पाए हैं। ठीक, रत्नाकर जी और राघवेंद्र जी, मैं पूरी तरह से ये मानता हूं कि आप दोनों भी सही हो सकते हैं। एग्जिट पोल है, मैं ये मानता हूं कि ये गलत भी हो सकते हैं, पहले भी हुए हैं और ऐसा नहीं है कि अगर ये गलत हो जाएंगे तो ये आखिरी बार हो जाएगा, हो सकता है आगे भी हो जाए। हम लोग भी सेंटिमेंट ही पकड़ रहे हैं। मैंने अपना स्टार्टअप नहीं, देखिए सर, अगर आप आए हैं, अगर मैं चर्चा कर रहा हूं और अगर हम एग्जिट पोल को गलत मान के चर्चा कर रहे हैं, या तो आप बोलते हैं कि मैं गलत मानता हूं, मैं नहीं बोलूंगा। अगर आप आए हैं तो कम से कम चर्चा इस पर कीजिए कि भाई अगर यही रहा तो फिर मुझे यह बताइए राहुल गांधी का क्या भविष्य है? यूपी जैसी जगह में प्रियंका वाड्रा का क्या भविष्य है? सर, मैं अगर नहीं ना आया हूं। अरे भाई, आपको 200 सीट नहीं ना आ रही है, आप तो नहीं है सर, आप 100 सीट भी नहीं है, आप 50 सीट भी नहीं है। मुझे बताइए प्रियंका वाड्रा का क्या भविष्य है? नरेंद्र मोदी ने कितना घिसा, प्रियंका वाड्रा ने कितनी घिसाई की वहां पे, बताइए। नेता को घिसना क्यों नहीं चाहिए? यही तो दिक्कत है ना, इनको घिसने में दिक्कत लगती है। नेता हो या कोई भी हो, जिसको ढंग से काम करना है रत्नाकर भाई, उसको तो घिसना ही पड़ेगा ना, जो घिसेगा नहीं। और ये तो बड़ा खराब है कि फलाना नेताजी थे, वो अपने घर बैठे रहते थे, जनता उनको मानती रहती थी। ये बताइए, ये आप लोगों के
एक मिनट सर, मैं आ रहा हूं रत्नाकर जी, मैंने आपकी बात सुन ली। अब आप और मैं नहीं चल सकता। शलभ मुनि जी, मुझे ये बताइए कि अगर उत्तर प्रदेश के नतीजे यही रहते हैं और जो बाकी की तस्वीर दिख रही है कि भाई उत्तराखंड में संभव है आपकी सरकार बन जाए, गोवा में आपकी सीटें घट रही हैं और वो स्पष्ट बहुमत किसी को नहीं, वहां किसकी सरकार बनेगी पता नहीं, आप पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, ऐसे में बीजेपी के लिए यहां से 2024 की लड़ाई कैसी है? अगर आपकी सीटें 100 सीटें या 80 सीटें घट जाती हैं, उत्तर प्रदेश आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है लोकसभा चुनाव में भी। नहीं सुशांत जी, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि आप देखिए अभी, और जो सीटें आप दिखा रहे हैं, मैं पूरी तौर पर उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि अंडर करंट है, और ये अंडर करंट कहां तक ले जाएगा अभी आप देखते रहिए। प्रचंड बहुमत की सरकार बन रही है, और आज भी आप गांव में जाएंगे तो मोदी जी का, योगी जी का और भारतीय जनता पार्टी के काम की लहर है। गांव की माताएं बहनें बोल रही हैं, नौजवान बोल रहे हैं, बुजुर्ग बोल रहे हैं, और इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता कि 5 साल की सरकार बनाने के बाद, चलाने के बाद, मुझे तो याद आता है एज ए कैंडिडेट में गया, करीब 500 गांव में गया, और मैं ये अपेक्षा करके गया था कि कुछ जगहों पे शायद उड़ाना सुनने को मिले, कुछ जगहों पे शायद कुछ शिकायत सुनने का मौका मिले। 5 साल में आपको पता है 2 साल कोविड ले गया, कोई काम नहीं हो पाया, सरकार ने खजाना खोल रखा, लेकिन करीब 400 गांव 500 गांव घूमने के बाद भी एक भी जगह ऐसा नहीं हुआ जहां किसी ने कहा हो कि नहीं साहब हम तो ये आपकी सरकार से नाखुश हैं। उल्टे लोगों ने कहा कि नहीं, पहली बार एक ऐसी सरकार है जहां मुख्यमंत्री पूरे तौर पर ईमानदार है, जहां प्रधानमंत्री जी पूरे तौर पर ईमानदारी से काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए खजाना खोल दिया है। जब हमें राशन नहीं था, राशन की जरूरत थी, तब सरकार ने राशन पहुंचाया, माताएं बहनें सुरक्षित है। लोगों ने कहा, माताओं बहनों ने कहा कि नहीं साहब माफिया पे बुलडोजर चलता है, हमें बहुत खुशी होती है। कई बार हम लोग जनसभाओं में पूछते थे कि क्या बुलडोजर चला के गलती हुई है, रोक देना चाहिए? लोग बड़ी आवाज में कहते थे नहीं नहीं बुलडोजर चलना चाहिए, अपराधियों का सफाया होना चाहिए। तो अपराधियों के साथ कौन खड़ा था ये प्रदेश की जनता को पता है। मुख्तार अंसारी किसके साथ था, अतीक अहमद किसके साथ था, और मैं तो यहाँ पे पैनल में जो लोग बैठे हैं उन्हीं से पूछता हूँ कि जेलों के भीतर जो अपराधी बंद है वो अगर वोट देने का अधिकार रखते तो कौन सी पार्टी को। अच्छा इतना बताइए, आप अपनी सीट कितने मार्जिन से जीत रहे हैं? जनता को पता है। दोबारा पूछिए सुशांत जी। आप अपनी सीट जीत रहे हैं, और जीत रहे हैं तो कितनी मार्जिन से? देखिए, देवरिया की जनता बहुत महान है, बहुत प्यार दिया है, वही कह रही है, देवरिया की जनता कह रही है कि आपकी जीत में कोई वही नहीं है, जीत तो एक तरफा हो रही है, और बस मार्जिन की लड़ाई है। ये मार्जिन 50,000 भी हो सकता है, 70,000 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है। ये देवरिया की जनता ने प्यार बहुत दिया है, मैं आभारी हूं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं। मिनिमम इन्होंने 50,000 रखा है, लेकिन सुशांत भाई इनको शुभकामनाएं तो हम लोग शलभ भाई को दे ही दें। वो तो हम ये पत्रकार साथी हैं तो वो हमने दिया है, बीजेपी नेता के तौर पे नहीं दिया है, पत्रकार साथी के तौर पे दिया। देवरिया में सबसे अच्छे अंतर से शलभ मणि जी चुनाव जीतते दिख रहे हैं, ऐसा वहां के लोग बताते हैं। अब ये तो बाकी तो 10 मार्च को आएगा। बहुत धन्यवाद। ठीक है, राघवेंद्र जी कुछ जोड़ना चाह रहे थे, आप बोलिए। मैं ये कहना चाहता था, अभी शलभ मणि जी कह रहे थे कि इसमें माफिया वो नहीं है। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से एक 25,000 का इनामी जो मुख्यमंत्री जी का सजाती रहा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो क्रिकेट खेल रहा है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। एक गृह राज्य मंत्री का बेटा जिसकी जिम्मेदारी है कि देश की रक्षा करे, सुरक्षा करे, वो किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है और उनको मार देता है, और उसकी जमानत भी सरकार में 4 महीने में वो आ जाता है। 4 किसान आज भी बंद है, और इसके बाद भी उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से कोई उनका अधिवक्ता कोई भी नहीं जाता है कि जो उसकी जमानत पर ऑब्जेक्शन करे। तो ये वो सरकार है। वहां बिल्डोजर क्यों नहीं आपने चलाया? बिल्डोजर चलना चाहिए था, लेकिन बिल्डोजर आप सिलेक्टिव जगह पर अगर चलाएंगे तो ये जनता देख रही है और सब जनता जानती है। सर देखिए, जनता दोनों देख रही थी ना। आपकी पार्टी में एक ऐसा लड़का जो टेररिज्म के मामले में अंदर गया, उसको सजा भी हो गई, उसके पिता के साथ आप फोटो खिंचा रहे कंधे पे हाथ रख के, और प्रचार चल रहा है। और दूसरी तरफ एक दूसरा पिता है जिसका बेटा जेल भी चला गया, जिसमें मामला भी चल रहा है, SIT भी बन गई, चार्जशीट भी दाखिल हो गई। तो ये दोनों का डिफरेंस वो लोग जनता तय कर रहे थे। देखिए हाँ, डिफरेंस ये भी देखेगा कि मालेगांव ब्लास्ट की जो आरोपी थे उनको इन्होंने सांसद बना दिया। सांसद बनाने के बाद एक कृपा और करी कि रक्षा समिति का सदस्य भी बना दिया। दूसरा, इनके 2 लोग मध्य प्रदेश के ISI के एजेंट निकले पाकिस्तान के, वो तो प्रूव हो गया। आपने क्या कहा? मालेगांव ब्लास्ट की जो आरोपी थी उनको सांसद बना दिया? जी बिल्कुल, आरोपी बोला ना, दोषी थी। आरोपी नहीं, उन पर अभी हैं, हटे थोड़ी दोषी थी, दोषी उन पर चल रहा है। अभी तो दोषी है,
9 दोषी साल नहीं के है बाद प्रज्ञा स्वास्थ्य ठाकुर। कारणों से बाहर नहीं आएंगे। नहीं, दो लड़के के लिए कह रहा हूं, लड़का दोषी है। जहां इन्होंने, अब आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में किस तरीके से महबूब मुफ्ती के साथ उन्होंने सरकार चलाई, अब आप- आतंकवादियों की जो हिमायती थी। और एक चीज उसमें जोड़ना चाहता हूं, इसमें कितने लोगों को इन्होंने छोड़ा भी, आतंकवादियों को छोड़ा, पत्थरबाजों के ठीक है इन्होंने सर। केस माफ करे। अब देखिए, इसके बाद मैंने बस इन्होंने उदाहरण ये दिया, रमजान में दोनों सर्च वारंट बंद मामले कर 10 दिया। मार्च को पता चल जाएगा पब्लिक ने किसको ज्यादा तवज्जो दी, किसको नहीं दी। बिल्कुल, अब जल्दी मैं उत्तराखंड के नतीजे एक बार दिखा देता हूं एग्जिट पोल पर। हम उत्तर प्रदेश की लंबी बात हमने की है, उत्तराखंड की भी तस्वीर जल्दी से दर्शकों के सामने रखें। उत्तराखंड में हमारा एग्जिट पोल दावा कर रहा है और बाकी एग्जिट पोल्स दावा कर रहे हैं। हमारे मुताबिक, हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 37 सीटें आ सकती हैं, कांग्रेस को 31। सी वोटर कह रहा है बीजेपी 29, कांग्रेस 35। सीएनएक्स कह रहा है 38 बीजेपी, 26 कांग्रेस। एक्सिस माई इंडिया कह रहा है 41 बीजेपी, 25 कांग्रेस। टुडेज चाणक्य कह रहा है 43 बीजेपी, 24 कांग्रेस। और अगर आप एवरेज निकालिएगा तो 36 बीजेपी, 30 कांग्रेस, 1 आम आदमी पार्टी और 3 अन्य के खाते में जा सकती है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, उत्तराखंड में इतना क्लोज है क्या मुकाबला कि एग्जिट पोल्स भी क्लियर नहीं पढ़ पा रहे हैं? देखिए, एक तो उत्तराखंड के बारे में मैं आपको बताऊं कि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है, एक तो छोटा राज्य है, दूसरा वहां हर सीट पर कांग्रेस और भाजपा के बड़े मजबूत नेता हैं। अब कई सीटों पर तो कई परिवार हो गए हैं जिनकी एक पीढ़ी 2 पीढ़ी हो गई, क्योंकि बहुत पुराना राज्य तो है नहीं, 2002 के बाद से है, तो उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन वो नेता तो उत्तर प्रदेश में भी थे। तो एक तो ये वजह है कि करीब ऐसी 40-50 सीटें हैं कि जिसमें हर सीट पे 2 बड़े नेता हैं। अब एक चीज मैं कहूं, और ये मैं बहुत जिसको कहें कि कहते हुए मुझे लगता है कि ये कैसे मुझे कहना चाहिए, क्योंकि इतनी बार ये कहा जा चुका है, कांग्रेस पार्टी हर हाल में वहां सत्ता में आने वाली थी, हर हाल में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास वहां अपार संभावनाएं थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी गलतियां करती गई, भारतीय जनता पार्टी गलतियां सुधारती गई, और उसको लेकर मजाक बना कि 2 मुख्यमंत्री बदल गए, तीसरा मुख्यमंत्री हो गया, लेकिन कांग्रेस ने कोर्स करेक्शन किया ही नहीं। और उनके जो सबसे बड़े नेता हरीश रावत, न तो उनको सम्मान दे पाए, न जो राहुल गांधी की एक तरह से कहें उनकी शाह पर जो नए नेता तैयार हो रहे हैं, जो देहरादून उत्तराखंड के नए नेता हैं, न तो उनको वो जमीन दे पाए। ये बहुत बड़ा संकट है। अंबिका जी, आपको लगता है कि चूंकि उत्तराखंड के एग्जिट पोल्स के नतीजे बड़े क्लोज हैं, किसी की भी सरकार बन सकती है, वहां अभी कहना बड़ा मुश्किल है कि यही हो जाएगा या वही हो जाएगा? देखिए, भविष्यवाणी करने से अमूमन मैं बचना चाहता हूं। मैं यहाँ हर्षवर्धन त्रिपाठी की बातों का पूरी तरह समर्थन करता हूं कि न सिर्फ उत्तराखंड, पंजाब भी उनकी जीती हुई राज्य थी। उन्होंने अपने बेवकूफियों से दोनों स्टेट के नेतृत्व को अपमानित किया, जलील किया, और नतीजा देखिए, जनता इन सब बातों को पसंद नहीं करती है। जनता कोई नारा देने नहीं जाती है, लेकिन वो एक संदेश तो इन फिगर्स में छिपा हुआ है। और ठीक है, मैं एक रिएक्शन रत्नाकर जी का भी ले लूं। रत्नाकर जी, क्या ये स्थिति कुछ और हो सकती थी? जैसा 2 पत्रकार कह रहे हैं कि क्लियर कांग्रेस मेजॉरिटी दिख सकती थी, लेकिन आपकी वजह से, अंदरूनी लड़ाई की वजह से ये क्लोज फाइट दिख रही है। पता नहीं, सहाय साहब और लिखा रहे हैं। उत्तराखंड का एक चुनाव मैंने देखा, उसमें पंडित तिवारी जी भी थे। हरीश रावत बहुत सम्मानित नेता है, और लाठी जी चाहे जो कर, हरीश रावत ही कांग्रेस के नेता है। हरीश रावत को कांग्रेस ने सम्मानित नहीं किया और वो मुख्यमंत्री बने। हाँ, पंजाब में अगर आप पूछेंगे तो मैं इस बात को एकदम मानूंगा कि पंजाब में जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह की गई, वो भी सिद्धू की चलती, उससे कांग्रेस को हार हुआ है। ये बात नहीं मानना, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह एक स्टॉलवर्ड, वो आपको चुनाव जिताते ना जीते, लेकिन अगर उनका अपमानजनक तरीके से करना चाहे जिनका, वो कांग्रेस को मैं ये नहीं कहूंगा कांग्रेस ठीक नहीं है, आप चूंकि सर पंजाब की बात कर रहे हैं, मैं जल्दी से दर्शकों को एक बार पंजाब का पोल ऑफ पोल्स दिखा देता हूं कि वो क्या कह रहा है। पंजाब में हमारा एग्जिट पोल कह रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, 70 सीटें आम आदमी पार्टी को आ सकती हैं। जो बाकी के अगर आप देखेंगे, उनको भी अगर आप मिला लीजिए तो मोटे तौर पर मैक्सिमम जो दिया गया है आम आदमी पार्टी को, वो 81 सीट दी है एक्सिस माई इंडिया ने, और जो मिनिमम आम आदमी पार्टी को दिया गया है वो 56 दिया है सी वोटर ने।
बाकी कांग्रेस जो है वो वही 20 से 30 के बीच में झूल रही है और बाकियों का बहुत अच्छा हाल नहीं है। तो मोटे तौर पर 68 सीट आम आदमी पार्टी, 25 कांग्रेस, 17 अकाली, 5 बीजेपी गठबंधन और 2 अन्य के खाते में जा सकता है। हर्षवर्धन जी, देखिए यहाँ मुझे मतलब मेरा ये मानना था इस एग्जिट पोल के पहले, मैं ये मानता था कि आम आदमी पार्टी वहाँ सबसे बड़ी पार्टी बन रही है, लेकिन चरणजीत चन्नी उन्होंने बहुत कुछ कांग्रेस को रिकवर किया है, क्योंकि सिद्धू की हरकतों से और मतलब सीधे तौर पर कहें तो राहुल गांधी की हरकतों से, क्योंकि सिद्धू की हरकत कोई अलग से थोड़ी ना कह देंगे कि सिद्धू इस तरह से हरकत कर रहे थे, उसकी वजह से कांग्रेस को बहुत नुकसान हुआ, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। लेकिन चन्नी के मुख्यमंत्री बनने के बाद चन्नी जी ने कम से कम एक, जिसको कहते हैं ना कि एक नया वर्ग जो तैयार किया है, जिसको दलित कॉन्स्टिट्यूएंसी के तौर पर कहा जाता है, वो एक रुका। लेकिन जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, हम लोग चूंकि उसी पर चर्चा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी ने उस गैप को भरने में कामयाबी हासिल की है। मैं ये मानता था कि वो सिंगल लार्जेस्ट बनेगी, लेकिन शायद बहुमत ना हासिल करे, मेरा ये अपना मानना था। मैं यहां थोड़ा सा गलत साबित हुआ। शलभ जी, अगर नतीजे यही रहते हैं जो दिख रहे हैं, क्या राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के सामने एक नया विपक्ष का बड़ा दल खड़ा हो रहा है, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस नहीं? तो देखिए, मुझे लगता है कि जो हम लोग के पास फीडबैक है कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब में भी बहुत अच्छा करने जा रही है, और निश्चित तौर पे जो वहां सत्ता का केंद्र बनेगा, सत्ता की धुरी बनेगी, वो भारतीय जनता पार्टी बनेगी। मुझे लगता है कि थोड़ा इंतजार करना चाहिए। जिस तरह के एग्जिट पोल के नतीजे आप दिखा रहे हैं, उससे थोड़ा डिफर करते हैं हम लोग, और ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वहां राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लड़ी। जिस तरह से पंजाब को एक गलत दिशा में धकेलने का प्रयास हो रहा है, जिस तरह पंजाब में एक अलग तरह की विचारधारा को पनपाने का प्रयास हुआ, भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव लड़ने के लिए नहीं, वहां पे सत्ता हासिल करने के लिए नहीं, पंजाब की रक्षा के लिए और पंजाब की अस्मिता की रक्षा के लिए चुनाव लड़ी है। और निश्चित तौर पे हम ये मानते हैं कि वहां जो नतीजे आएंगे, आपको ये दिखाई देगा कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बड़ा समर्थन मिला है। कांग्रेस पार्टी जिस तरह गर्त में जा रही है, लगातार डूब रही है, और आप देखेंगे राष्ट्रीय स्तर पर भी लोगों ने नकार दिया है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो भी दल खड़े हैं। उसका कारण क्या है कि प्रधानमंत्री जी ने जितनी ईमानदारी से सेवा की है, लोगों की, गरीब तबके की सेवा की है, जो निर्बल समाज है उसकी सेवा की है, जो वंचित समाज है उसकी सेवा की है। अब मामला जाति और देखिए, अब वो सारी सेवा जो है उसका मेवा कितना मिला है वो तो ईवीएम में। हमने लोगों से पूछा और वो सेंटिमेंट जो लोगों ने दिखाया, जताया, वो इन आंकड़ों में कैद करने की कोशिश की। अभी भी मैं, हालांकि समाजवादी पार्टी के नेता राघवेंद्र जी हों, रत्नाकर जी हों, शलभ भाई हों, सबको शुभकामनाएं दे रहा हूं कि 10 को आप सबके पक्ष में नतीजे आ जाएं। सब हमारे मित्र हैं, अब सबके तो नहीं आ सकते, 100 तो नहीं बांट सकते, लेकिन फिर भी जिसके पक्ष में आ जाए अच्छा है। नहीं, लेकिन सुशांत भाई, ये यहाँ मैं कहूंगा कि पहले जब पत्रकारों की मंशा पे चलता था तो गठजोड़ की सरकार में पत्रकार बड़ा प्रसन्न रहते थे, कहते इसको थोड़ा बट गया, उसको बट गया। तो शरद यादव जैसे लोग भी बहुत बड़े नेता थे, आज पूछिए कहाँ, वो संयोजक होकर बहुत बड़े नेता थे, कहे भैया और क्या है, कहीं कॉन्स्टिट्यूंसी है, कहाँ काम करते हो, कौन सी जमीन है, तो उसमें भी नेता हुआ करते। मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास वक्त इतना ही था। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। 10 तारीख के लिए बहुत शुभकामनाएं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।